हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट करने के साथ साथ अभी तक इसके पॉलिटी का ये आया हुआ है और इकोनॉमी का, तो वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। आज की क्लास में पार्ट सेकंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा जैव विविधता। जैव विविधता के संदर्भ में जानेंगे। पहले टॉपिक के अंतर्गत हमने पर्यावरण और प्रदूषण के संदर्भ में पढ़ा। जो आज का टॉपिक है वह जैव विविधता के संदर्भ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसमें 6 मेजर टॉपिक हैं, तो 6 मेजर टॉपिक को उसके एक एक पार्ट वाइज डिवाइड करके कंप्लीट किया जाएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें जैव विविधता से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि आपकी अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। कब से? अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 के करंट अफेयर को। और जो आपका सेकंड पार्ट आएगा वह जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा। तो मतलब आपका टोटल 365 डे का होगा। ये पीटी 365 आखिर होता क्या है, इसके संदर्भ में जानते हैं। पीटी 365 आपकी वार्षिक मतलब जो एक साल का पूरा करंट अफेयर होता है, वो पूरा इसमें कवर किया जाता है। जिसमें जनवरी आपका, क्योंकि 26 मई का आपका एग्ज़ाम है, तो हर बार जब आपका एग्ज़ाम जिस तरीके से रहता है, तो उसी के हिसाब से एक 365 डेज का एक बंच आपको दिया जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। मंथली मैगजीन आपको अलग ही प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। और आपका ये जो रहता है वो सिर्फ आपके पीटी प्री के लिए ही होता है, जो आपकी यूपीपीसीएस एमपीपीसीएस के मेंस में भी काम आ जाता है। तो इस बेसिस पे ये होता है। और जिस तरह से आप वीक का, डेली का, जैसे डेली करंट अफेयर का नोट्स बनाते होंगे, डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे, एक वीक में पढ़ते होंगे, या फिर आप मंथ में भी पढ़ते होंगे, तो इसी तरीके से ये एक साल का करंट अफेयर होता है, जिसमें सभी एक साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कवर किया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए तो टॉपिक को जानते हैं। जैव विविधता। जैव विविधता के संदर्भ में हमारा जो टॉपिक आता है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संधियाँ एवं पहले, जिसके अंतर्गत आता है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन, पौधा किस्म और किस्म के अधिकार संरक्षण, खाद्य और कृषि पादप अनुसंधान से संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। और फिर आता है अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं पहले। दूसरा आता है इसके अंतर्गत वन्य जीव एवं संरक्षण, जिसमें आता है जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023, वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022। भारत में बाघ संरक्षण के संदर्भ में आता है प्रोजेक्ट टाइगर, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, बाघ संरक्षण से संबंधित अन्य सुर्खियाँ, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट एलिफेंट, द स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023, गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध, कवक मान्यता एवं संरक्षण, लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, सुर्खियों में रही आक्रामक प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट, सुर्खियों में रही संरक्षित क्षेत्र और सुर्खियों में रही प्रजातियां। वन के अंतर्गत आता है इकोसिस्टम, इको सेंसिटिव जोन का होना, केंद्रीय प्राधिकरण प्राप्त समिति, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, भारतीय वन लकड़ी प्रमाणन योजना, वनों से संबंधित अन्य सुर्खियाँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय भूमि और महासागर के संदर्भ में, जिसमें आती है खुले समुद्र की सुरक्षा के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू, सुर्खियों में रही झीलें और आर्द्र भूमियाँ, जैव विविधता से संबंधित अन्य सुर्खियों में आता है सुर्खियों में रही संस्थाएं एवं संगठन, भारतीय वन्यजीव संस्थान, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये आपके मेजर टॉपिक है, इनके बारे में आज विस्तृत में चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, एक एक करके पूरे टॉपिक की डिटेल में पढ़ते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि अभी जितने भी पीटी 365 आएंगे सभी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये परसों ही आया था, जिसमें आपको एक लेक्चर दे दिया गया है, आज एक लेक्चर होगा। फिर इस तरीके से ये आपका लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से चलता है। और इसी तरीके से आपको पॉलिटी के भी दिए गए हैं, पॉलिटी के साथ इकोनॉमी को भी कवर किया गया है। तो आप, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में पीटी 365 2024 करके वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संधियाँ एवं पहले, जिसमें पहले नंबर पर आता है वैश्विक जैव विविधता
फ्रेमवर्क कोर्स के बारे में कि हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7वीं सभा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के अनुसमर्थन में इसकी शुरुआत की गई है। तो किसके संदर्भ में इसको शुरुआत की गई है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के संदर्भ में। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि GBFF आखिर होता क्या है। GBFF का जो उद्देश्य है वह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना होता है। इसके अंतर्गत जो गवर्नेंस होती है वह परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित रूप में होता है, जिसमें विकासशील देशों के अंतर्गत 16 देश होते हैं, विकसित देशों में 14, मध्य और पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ में देशों में 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। GBFF परिषद के निर्णय को GBFF के मूल दस्तावेज के अनुसार सर्वसम्मति के लिए जाएंगे, जिसमें वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व बैंक को GBFF के ट्रस्टी के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसकी तर्ज पर इसमें पारदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण पहल ट्रस्ट फंड होगा और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि होगी। और इसका फंड का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसको जैव विविधता की रक्षा एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 20% की जो धनराशि है उसे लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा आरंभ की गई पहलों के समर्थन हेतु दी जाएगी और लघु विकासशील द्वीपीय देशों और LDC को सहायता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें GBFF के वित्त पोषित के स्रोत जो होंगे वह सरकारें, धन से प्राप्त राशि, निजी क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके प्रमुख धन के आवंटन के संदर्भ में आता है। अब आता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के गोल और टारगेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कि इस फ्रेमवर्क को 2050 में 4 दीर्घकालिक गोल्स निर्धारित किए गए थे, जिसमें इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला तो आता है कि मानवीय कार्यों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, दूसरा आता है लाभों का न्याय संगत बंटवारा और तीसरा आता है जैव विविधता का संधारणीय उपयोग और चौथा आता है प्रति वर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता फाइनेंस गैप को समाप्त करना है। तो ये 2050 के लिए 4 गोल निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? मानवीय कार्यों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति, लाभों का न्याय संगत बंटवारा, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग और प्रति वर्ष $700 बिलियन के जैव विविधता फाइनेंस गैप को समाप्त करना है। तो ये 4 प्रमुख गोल निर्धारित किए गए और 2030 की तत्काल कार्यवाही के लिए 23 कार्यवाही केंद्रित वैश्विक टारगेट भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि 2023 तक 30% भूमि अंतर्देशीय जल समुद्री तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षित किए जाएंगे, जो कि 30x30 के डील में होगा। 2050 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की दर को कम करना, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना, उच्च जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों के ह्रास को कम कर 0 तक लाना, हर साल सरकार द्वारा दी जा रही $500 बिलियन की हानिकारक सब्सिडी में कमी लाना है, जैव विविधता फाइनेंस गैप को कम करने हेतु प्रति वर्ष $200 अरब का निवेश जुटाना है, इसके अंतर्गत आता है। अब जानते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल। इसके अभी तक हमने इसके टारगेट तो देख लिए और एक कब तक इसको प्राप्त करना हो, कितने प्रमुख प्रावधान है उनको भी देख लिया। चलिए तो जानते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के बारे में कि ये आखिर हो क्या, इसकी स्थापना कब की गई थी और इसे कब लाया गया था। ये जो फ्रेमवर्क है इसे मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन में COP15 में इसे अपनाया गया था। इसमें आईची जैव विविधता लक्ष्य को भी लागू किया गया था, जिसमें आईची जैव विविधता की जो समय सीमा 2020 निर्धारित की गई थी, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसे 2050 तक 4 गोल और 2030 तक 23 टारगेट को कंप्लीट करना है। तो इसमें से आपने प्रमुख टारगेट भी देखे और 4 गोल भी देखे, जिसके अंतर्गत इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा जो है वह जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण जैसे जुड़े संकटों में तेजी से लाने के लिए $1.4 बिलियन के वितरण को मंजूरी दी गई है। चलिए तो जानते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में कि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह एकमात्र ऐसा बहुपक्षीय कोष होता है जो पर्यावरणीय समस्याओं के सभी पहलुओं पर काम करता है, जिसका उद्देश्य विश्व के सबसे अधिक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों के निपटने के लिए विकासशील देशों का काम का समर्थन करना होता है, जिसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। पहला तो आता है जलवायु परिवर्तन, दूसरा जैव विविधता, तीसरा इंटरनेशनल वाटर और चौथा आता है ओजोन क्षरण का होना। इसके अंतर्गत जो आपकी एजेंसी कार्य करती है उसमें विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ये एजेंसियां कार्य करती हैं। इसकी सदस्यता के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भारत सहित कुल 186 सदस्य देश होते हैं।
अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में आता है कि यह अल्प विकसित देश निधि और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि का संचालन करता है और यह अभी समय के प्रावधानों के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 22 मई और जिसके संदर्भ में से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख तथ्य आते हैं। अब आते हैं कि इसके विषयों के लिए 5 वित्तीय तंत्र के रूप में यह कार्य करता है। कौन कौन से 5 वित्तीय तंत्र हैं? पहला तो आता है कि जैव विविधता का अभिशमन होना, CBD। दूसरा आता है UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिशमन। दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिशमन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिशमन, मरकरी पर मिनीमाता अभिशमन। इस कोर्स का जो संबंध है वह औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में नहीं है, फिर भी यह बदलाव के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में समर्थन करती है। इसके अंतर्गत आता है GEF के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के संदर्भ में आती है। पहली तो आती है अनन्य संरक्षण पहल। यह जो पहल है वह वैश्विक सुविधा और कंजर्वेंस इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई जाती है, जिसमें देशज लोगों के पास स्थलीय संरक्षित क्षेत्र का 40% और पारिस्थितिक रूप से अक्षुण्ण भू क्षेत्र का 37% हिस्सा मौजूद रहता है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन के बारे में। 11 देशों ने कोलंबिया की बोगोटा में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030 पर हस्ताक्षर किए। चलिए तो जानते हैं इस घोषणा पत्र के बारे में कि जिसमें 11 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। अब 11 देशों में पाई जाने वाली जो नदी डॉल्फिन है उसके संदर्भ में ये एक घोषणा पत्र को तैयार किया गया। ये जो घोषणा पत्र है इसके अंतर्गत आपके 11 देश आते हैं, जिनमें आते हैं बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। इसके अंतर्गत टोटल 11 देश आते हैं। नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र में निम्नलिखित उद्देश्य आते हैं, जैसे कि एशिया और दक्षिण एशिया में नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकने और उनकी संख्या को बढ़ाना है। मतलब कि कोई भी जब भी जैव विविधता के संदर्भ में जो भी प्रजाति रहे तो उसका यही सभी का एक ही मोटो रहता है, क्योंकि उनकी गिरावट जब घट रही होती है या विलुप्त होने के कगार पर होते हैं तो उसके संदर्भ में उनको यही किया जाता है कि उनकी आबादी की गिरावट को रोकने और उनकी संख्या बढ़ाने के संदर्भ में प्रयास किए जाते हैं। तभी ये इंटरनेशनल और नेशनल कन्वेंशन भी होते हैं और इन्हीं के संदर्भ में कई सारे सम्मेलन को आयोजित किया जाता है, जिससे एक मेजॉरिटी बने, एक प्रस्ताव पारित हो और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो जिसके तहत इनकी विविधता को बढ़ाया जाए। तो ये एक के संदर्भ में नहीं है, ये सभी के संदर्भ में होता है। जैव विविधता के संदर्भ में जितनी प्रजातियाँ होती हैं तो जैसे उसी तरीके से IUCN की रेड लिस्ट जो जारी की जाती है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड भी किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जो जिस सीमा पर होते हैं उस तरीके से उसको उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत रखा जाता है। और ये अभी हाल ही में नदी डॉल्फिन के संदर्भ में इनकी जब प्रजातियां गिरने लगी और इनकी संख्या में को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने के लिए 11 देशों का ये घोषणा पत्र तैयार किया। अब 11 देशों का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें 11 देशों ने अपने सुझाव दिए, एक प्रारूप तैयार किया। उस प्रारूप के अकॉर्डिंग इसमें सुधार करने के प्रयास के संदर्भ में एक विज्ञप्ति जारी हुई कि इस रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इसमें ये कार्य किए जाएंगे। जैसे वर्तमान में नदी और डॉल्फिन की सभी प्रजातियों के संरक्षण हेतु वित्त पोषण एवं अन्य उपायों को तैयार करना। अगर ये संस्थाएं चलती हैं तो उसमें वित्त पोषण का मेजर रोल होता है, तो इसके लिए भी कुछ संस्थाएं डिसाइडेड होती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कुछ संगठन जो होते हैं वह प्रत्येक संस्थाओं को उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो 3-4 को मिला के बनी होती है, कोई एक ही संस्था उसको वित्त पोषित कर रही होती है। तो डिफरेंस उसमें अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। नदियों में स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयास करना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नदी डॉल्फिन के बारे में जानते हैं कि ये नदी डॉल्फिन के संदर्भ में जो 11 देशों के हस्ताक्षर किए गए हैं उनके बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। ये जो है नदी डॉल्फिन दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शीर्षकारी है और ये नदी के लिए स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं, जिन्हें 1980 के दशक के बाद 73% इसमें कमी आई हुई है। नदी डॉल्फिन की वर्तमान जीवित प्रजातियों के संदर्भ में आता है। पहली तो आती है अमेजन नदी डॉल्फिन। अमेजन नदी डॉल्फिन जो है जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है, यह प्रजाति केवल मीठे पानी में पाई जाती है और यह IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, इंडेंजर्ड स्थिति में आती है।
गंगा नदी डॉल्फिन, जिसकी ये प्रजाति को सूंस भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों में पाई जाती है। यह आयुषेन की स्थिति में इंडेंजर्ड है। इसके खतरे बांधों और बैराज का निर्माण करना, अवैध शिकार करना, मत्स्य कृषि में इस्तेमाल होने वाली रासायनिक उर्वरक आदि होता है। सिंधु नदी डॉल्फिन, इसे डॉल्फिन भूलन भी कहा जाता है। सिंधु नदी डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन भूलन। यह पाकिस्तान और ब्यास की नदी में पाई जाती है। इसमें पंजाब में सिंधु की एक सहायक नदी है जिसे आयुषेन की इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत मतलब इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। तो कुजी डॉल्फिन, जो कि ताजे जल की नदी डॉल्फिन है, यह ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू के अमेजन नदी प्रणाली में पाई जाती है। आयुषेन की इंडेंजर्ड स्थिति में आती है। इरावदी नदी डॉल्फिन, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों जिनमें 3 नदियों, जिसमें इरावदी जो कि आपकी म्यांमार में है, महाकम इंडोनेशिया बोर्नियाई में और मेकांग में यह पाई जाती है, जो आयुषेन की इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। तो ये प्रमुख आपकी नदी डॉल्फिन है। तो इनके संदर्भ में 11 देशों ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि इनकी विलुप्त हो रही प्रजाति को रोकना और इनके संदर्भ में प्रयास करना कि इनकी प्रजाति और बढ़े। अब आता है पौधा, किस्म या कृषक अधिकार संरक्षण के बारे में कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग द्वारा तैयार की गई अपील को खारिज कर दिया है। 2021 में PPV&FR प्राधिकरण ने एक आदेश को जारी किया गया है जिसमें आलू की एक किस्म FL 2027 के लिए पेप्सिको को मिले IPR पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। FL 2027 नामक आलू की एक किस्म होती है जो पेप्सिको ने अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत 2009 में से प्रस्तुत किया था। इस किस्म को पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया और 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आलू की किस्म को अवैध रूप से उगाने और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा दायर किया हुआ था और पंजीकरण के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने और किसानों के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 2021 में FL 2027 के पंजीकरण को रद्द कर दिया था। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है PPV&FR अधिनियम 2001 के बारे में। यह जो अधिनियम है इसके अंतर्गत पहले नंबर पर कानून निर्माण के संदर्भ में आता है कि यह जो कानून था वह ट्रिप्स के समझौते को अनुच्छेद 27 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज B के अंतर्गत इसे बनाया गया था। यह अधिनियम पौधों की नई किस्म के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के 1978 के उद्देश्यों के अनुरूप होता है। यह नई मौजूदा किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए दुनिया का एकमात्र IPR कानून है जो पौधों के ब्रीडर्स के साथ साथ किसानों के बौद्धिक संपदा अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संघ के विपरीत यह अधिनियम नई के साथ साथ पहले से मौजूद किस्मों के संरक्षण की भी व्यवस्था करता है। PPV&FR अधिनियम के उद्देश्य को देखा जाए तो यह नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना और उनकी रक्षा करते हैं। इनके संरक्षण की अवधि में देखा जाए तो वृक्षों एवं लताओं के मामले में 18 वर्ष, अन्य फसलों के मामले में 15 वर्ष और पहले से मौजूद किस्मों में 15 वर्ष होता है। संस्थान एवं प्राधिकरण के संदर्भ में देखा जाए तो यह पौधा किस्मों कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्गत इसकी जो स्थापना है कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कार्यों को देखा जाए तो इसका प्रमुख कार्य में अंतर्गत आता है कि पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण कराना और नई किस्मों के व्यवसाय और विकास एवं व्यवसायीकरण को सुविधाजनक बनाना होता है। और पौध किस्म अपीली प्राधिकरण के अंतर्गत इसमें अधिकरण में 1 वर्ष के भीतर अपील का निपटारा करेगा और PVPAT के निर्णयों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चलिए तो जानते हैं कि अधिनियम के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो पहला आता है पादप के ब्रीडर के अधिकार। पादप के ब्रीडर के अधिकार के संदर्भ में आता है कि ब्रीडर के पास संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, मार्केटिंग, वितरण, आयात निर्यात करने का एक विशेष अधिकार होता है। शोधकर्ताओं का अधिकार यह जो होता है वह प्रयोग और अनुसंधान करने वाले अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकते हैं। और किसानों के अधिकार के अंतर्गत इसमें किसान के पास नई किस्म के पंजीकृत करने और संरक्षित करने का अधिकार होता है, जो कि किसानों को 2001 की संरक्षित किस्म ब्रांडेड बीजों को बेचने का अधिकार नहीं है।
नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में जानें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जिसकी उत्पत्ति नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे 1961 में अपनाया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य समाज के लाभ के लिए नई पादप किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पादपों की विविधता के संरक्षण के लिए एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देना है, और भारत भी इसका सदस्य नहीं है। अब आता है खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में, कि हाल ही में किसानों के अधिकारों और वैश्विक संगोष्ठी ने किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया हुआ है। वैश्विक संगोष्ठी के आयोजन के बारे में देखा जाए तो इसका आयोजन खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा खाद्य एवं कृषि के पादप आनुवांशिक संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय ने किया हुआ था। यह एक कच्चा माल होता है जो सभी फसल की किस्मों का मूल होता है, जो बीज और अन्य सभी पादप आनुवांशिक सामग्री शामिल होती है। दिल्ली फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदुओं को देखा जाए तो यह किसानों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग साधनों की कार्यात्मक सहक्रिया स्थापित करती है, जिसमें ITGP, GREFA, जैव विविधता अधिनियम, देशज लोगों के अधिकारों में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र आदि शामिल होता है। GRFA के बारे में जानें कि यह एक बीज संधि होती है। इस संधि को दुनिया भर में PGRFA के संरक्षण के उपयोग प्रबंधन के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जो कि इनकी पहुंच और लाभ साझाकरण के लिए एक विशिष्ट बहुपक्षीय सीमा पार पादप आनुवांशिक संसाधनों को साझा करना संभव बताता है। और इसे स्वालबोर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट की स्थापना करने का मार्गदर्शन कम किया गया है, जिसमें 2023 में सीड वॉल्ट की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और इसकी स्थापना नॉर्वे सरकार ने की है, और जो कि इसका वित्त पोषण नॉर्वे सरकार ही करती है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं पहलों के बारे में देखें तो पहला आता है विश्व धरोहर अभिसमय के बारे में। विश्व धरोहर अभिसमय जो है मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, यह एक पृथ्वी के भूभाग में 1% से कम हिस्से में फैले हुए हैं, और इसके बावजूद भी यहाँ विश्व की कुल प्रजातियों की 1/5 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानते हैं कि ये स्थल होते क्या हैं। ये स्थल जो है इन्हें विश्व धरोहर अभिसमय 1972 के तहत सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। धरोहर स्थलों का जो चयन है 3 श्रेणियों के आधार पर होता है। पहली श्रेणी आती है सांस्कृतिक, दूसरी आती है प्राकृतिक और तीसरी आती है मिश्रित। सांस्कृतिक के अंतर्गत 34 धरोहर स्थल है, प्राकृतिक के अंतर्गत 7 आते हैं और मिश्रित के अंतर्गत 1 श्रेणी आती है, और टोटल मिलाकर आपके 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनके संदर्भ में इसके सिद्धांत को देखा जाए तो यह विश्व धरोहर स्थलों के अभिसमय की प्रकृति के लोगों की अंतर्क्रियाओं संबंधों के तरीकों को मान्यता देना है। साथ ही यह लोगों की जरूरतों प्रकृति के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने बुनियादी आवश्यकता पर भी बल देता है। इनके पक्षकारों एवं कार्यान्वयन एजेंसी में भारत सहित 195 राष्ट्र इस समय अभिसमय पर पक्षकार हैं, और इस अभिसमय की एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर कार्य भी करते हैं। इसके 5 रणनीतिक उद्देश्य हैं, जैसे विश्वसनीयता का होना, संरक्षण होना, क्षमता निर्माण होना, संचार होना और समुदाय। एक 5C होते हैं, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। ये 5C प्रकार के प्रमुख इसके 5 सिद्धांत होते हैं। चलिए तो भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के बारे में। भारत में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में पहले नंबर पर तो आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर आता है नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। इसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो विश्व में ये 7 भारत के 7 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, जो कि टोटल 7 है, और आपके जो सांस्कृतिक है वह आते हैं 34 और मिश्रित में 1 आता है। अब आता है कि ब्राजीलियन शिखर सम्मेलन या 3 बेसिन शिखर सम्मेलन के बारे में, कि इस सम्मेलन का जो आयोजन है कांगो की राजधानी ब्राजील में किया गया था। यह 3 बेसिन में शामिल है, जैसे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, बोर्निया, मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। कांगो बेसिन के अंतर्गत इसमें बेसिन कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबान में यह फैला हुआ है।
अमेजन बेसिन के अंतर्गत इसमें 9 देशों में यह फैला हुआ है और बोर्निया मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन के अंतर्गत आता है। इन तीनों बेसिनों के पारिस्थितिकी तंत्र में विश्व की 80% उष्णकटिबंधीय वन और पृथ्वी की 2/3 जैव विविधता इसमें समाहित है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी अक्रॉस एशिया 4। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी समन्वयक संस्था जो होती है वह UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम होता है। इसका उद्देश्य भविष्य के उत्पन्न होने वाली महामारियों की रोकथाम के लिए वन्यजीवों की तस्करी और पशुजन्य रोगों के बीच संबंधों का पता लगाना होता है और इसमें सेफ प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण में चुने गए आरंभिक देशों में चीन, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस का स्थान आता है। बेलेम घोषणा पत्र के बारे में। यह जो घोषणा पत्र है यह अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों ने बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बेलेम ब्राजील का एक शहर है जो कि अमेजन सहयोग संधि संगठन का एक अंतर सरकारी और सामाजिक पर्यावरणीय संगठन होता है। इसका गठन अमेजन सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करके किया जाता है, जिसके सदस्य देश में आता है बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम और वेनेजुएला आता है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग ने दिल्ली के विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33वीं कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसके बारे में यह एक अंतर सरकारी संगठन होता है जो कि जानवरों के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग देशों में काम करता है। इसका गठन 1924 में रिंडर पेस्ट कैटल प्लेग के फैल जाने के परिणामस्वरूप हुआ है, जिसका मुख्यालय पेरिस में, और इसका उद्देश्य जानवरों के रोगों की जानकारी प्रसार करना और जूनोसिस सहित इन रोगों के नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार करना होता है। इसमें भारत सहित टोटल 183 देश इसमें शामिल होते हैं। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में, जो कि यह कमीशन को व्यक्ति का पोरपोराइज ने अपनी विलुप्त होने की प्रजाति, इसने पहली विलुप्त होने की प्रजाति जारी की हुई है। यह बैक्टोना पोरपोइज जो है वह क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, जो कि उत्तरी कैलिफोर्निया की खाड़ी में पाई जाती है। इसके संदर्भ में जानते हैं कि यह जो संस्था है यह एक कमीशन है जिसे व्हेलिंग के विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय हविष्यमय के तहत एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है, जिसमें भारत सहित टोटल 88 देश इसके सदस्य होते हैं। अब आता है वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में। जो पहला आता है जैव विविधता अधिनियम 2023। हाल ही में संसद ने जैव विविधता अधिनियम 2023 को पारित किया हुआ था। यह अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। चलिए तो सबसे पहले 2002 के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे 2023 में इस अधिनियम में क्या संशोधन किया गया। जैव विविधता अधिनियम 2002 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से इसे भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम में विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर इसमें डिवाइड करके बताया गया। पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर आती है उसमें आती है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर आती है राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर आता है जैव विविधता प्रबंधन समितियां। तो ये प्रमुख 3 समितियां आती हैं। इस अधिनियम में जैव विविधता का संरक्षण करने वाले और इससे संबंधित ज्ञान के सृजनकर्ता तथा धारकों के साथ लाभ साझा करने का प्रावधान करता है, जिसमें जैव विविधता के उपयोग में प्राप्त लाभों में निम्नलिखित रूपों को साझा किया गया है। पहला मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करके, दूसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करके और तीसरा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को करके इसके अंतर्गत आता है। विधेयकों के महत्व को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि यह औषधीय पादपों की खेती को प्रोत्साहित करके वन्य औषधीय पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। दूसरा इम्पोर्टेंस आता है कि अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाता है। और तीसरा आता है कि यह भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देता है। और चौथा आता है कि यह राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी मार्ग का खोलता है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम में इनमें क्या परिवर्तन किए गए हैं, तो इसके एक डिफरेंसेस को जान लेते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023, इसमें छूट के दायरे में वृद्धि की गई है कि इस अधिनियम के अनुसार जैव विविधता के उपयोग के विनियामकी प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना और उसे सूचित करना अनिवार्य था। ये 2002 में, और 2023 में यह पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय लोगों और समुदायों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग हेतु SSP को पहले सूचित करने की छूट प्रदान करता है।
दूसरा आता है बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए मंजूरी के संदर्भ में 2002 में इसमें यह स्पष्ट किया गया था कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से जुड़े आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। और इसमें संशोधित प्रावधान के अनुसार कहा गया कि अब आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ना कि आईपीआर के आवेदन के पहले। लाभा साझा करने के संदर्भ में कि इस अधिनियम में 2002 के अधिनियम में जैविक संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपयोग करने वाले स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य होगा। और 2023 में यह अधिनियम संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले कोई स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने में छूट प्रदान करता है। अपराध और जुर्माने के संदर्भ में 2002 के अंतर्गत आता है कि इस अधिनियम में अलग अलग गतिविधियों के लिए सरकारी एजेंसियों में अनुमति नहीं लेने और अपराधों के मामले में 5 वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होता है। और 2023 में इस अधिनियम में कई कृत्यों और गैर आपराधिक बना दिया गया है, जो कि नियमों के उल्लंघन के मामले में कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान करता है, जिसमें जुर्माने की राशि 1 से 50 लाख रुपए तक होगी। एनबीए के विस्तार के संदर्भ में देखा जाए तो इस अधिनियम के अंतर्गत एनबीए के अध्यक्ष के अलावा 10 पदेन सदस्य होना अनिवार्य होता है, जिसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच 5 गैर सरकारी आधिकारिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। और इसमें 2023 के अंतर्गत इसमें 14 पदेन सदस्य होंगे और 4 जो होंगे वह राज्य जैव विविधता बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे। और विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच 5 गैर आधिकारिक सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और इनके अनुभव रखने वाला एक सदस्य सचिव होगा, जो कि मुख्य एनबीए का मुख्य कार्यकारी या समन्वयक अधिकारी होगा। अब ये प्रमुख डिफरेंसेस रहे कि इसमें किस तरीके से विस्तार किया गया, किस तरीके से इसमें जो अपराध एवं जुर्माना है, मतलब कि इसके जो मुख्य प्रावधान है इनमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, तो इसके संदर्भ में इसका एक कंपेयर देखा है। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन के बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से एक बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। इसका जो उद्देश्य है 1992 में 3 लक्ष्यों को तैयार करना था, जिसमें पहला था जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग और तीसरा आनुवांशिक संसाधनों के प्राप्त लाभों का उचित न्याय संगत साझाकरण करना होता है। इसमें भारत सहित टोटल 196 पक्षकार देश है और इसके तहत भारत के सभी 3 प्रोटोकॉल की पुष्टि करता है। पहला तो आता है लाभ साझाकरण से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल, दूसरा जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल और देवताओं से संबंधित नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल आता है। अब संबंधित सुर्खियां देखते हैं कि जन जैव विविधता रजिस्ट्रार क्या है। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस पीबीआर को अपडेट और सत्यापित करने के लिए गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। पीबीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के भूक्षेत्र और जनसांख्यिकी सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध जैव संसाधनों के बारे में व्यापक जानकारी होती है, जिसके प्रावधान में जैव विविधता अधिनियम 2002 से लिए गए हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड पीबीआर तैयार करने के लिए जैव विविधता प्रबंधन समितियों के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बीएमसी के बारे में, बीएमसी जो है वह एक जैव विविधता प्रबंधन समितियां, इसमें एक अध्यक्ष होता है और स्थानीय निकायों द्वारा नामांकित इसमें 6 व्यक्ति होते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होती हैं और 18% एससी और एसटी समुदाय के व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। जिसका प्रमुख कार्य इसमें जैव क्षेत्राधिकार के भीतर जो भी जैविक संसाधनों की पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने और पहुंच का लाभ साझाकरण का निर्धारण की शक्ति इनको प्राप्त होती है। अब आता है वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 के बारे में। यह जो अधिनियम है इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 के तहत इसे अधिसूचित किया हुआ है। अधिसूचित नियम के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें वन्य प्राणी वस्तु का वाइल्ड लाइफ निपटान नियम 2023, इसमें ऐसे नियम जो कि वन्य प्राणियों की वस्तुओं, अंगों आदि के निपटान का तरीका तय करते हैं जो किसी राज्य या केंद्र सरकार की परिसंपत्ति होती है। इनके वन्य जीव संरक्षण के निदेशक या मुख्य वन्य जीव वार्डन या केंद्र राज्य की द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अपने आदेश द्वारा ऐसी परिसंपत्ति को नष्ट या जलाने का निर्देश दे सकता है और इस समिति के द्वारा गठित उपस्थिति में नष्ट करने या जलाने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। दूसरा आता है प्रजाति प्रजनक लाइसेंस नियम 2023।
जिसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 की अनुसूची 4 की परिशिष्ट के अंतर्गत इसमें किसी भी अनुसूचित नमूने की कैप्टिव ब्रीडिंग या कृत्रिम वानस्पतिक जनन में संलग्न लोगों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने की एक प्रक्रिया, शुल्क और पंजीकरण आदि को निर्धारित किया जाएगा। और जो अधिनियम है वह 90 दिनों के भीतर यह मुख्य वन्य जीव वार्डन के सामने लाइसेंस के लिए आवेदन करना एक अनिवार्य होगा, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2022 के अन्य प्रावधान कि इसमें पहला तो आता है कि संशोधन अधिनियम में अनुसूचितों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी है। तो पहले इसकी संख्या 6 थी लेकिन प्रेजेंट में 4 कर दी है। अभी 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं? पहली तो अनुसूची 1 के अंतर्गत सबसे अधिक संरक्षण वाली जंतु प्रजातियां, अनुसूची 2 में सबसे कम संरक्षण वाली पशु प्रजातियां और अनुसूची 3 में पौधों की संरक्षित प्रजातियां और अनुसूची 4 में साइट्स के अलग अलग परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियां इसमें शामिल की गई हैं। तो इसमें पहले अनुसूची 6 तक डिवाइड थी लेकिन प्रेजेंट में इसे 4 कर दिया गया है, जो कि मेजर एक संशोधन है। बर्मिन प्रजातियों से संबंधित पहले की अनुसूची को हटा दिया गया है और वन्य जीवों और वनस्पतियों की इंडेंजर्ड प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्टों के सूचीबद्ध प्रजातियों की एक नई सूची बनाई गई है। केंद्र सरकार किसी भी वन्यजीव की अधिसूचना के माध्यम से इसे बर्मिन घोषित कर सकती है और साइट्स को लागू करने के लिए एक नया अध्याय भी जोड़ा गया, जो कि केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह पौधों और जीवों की आक्रामक विदेशी प्रजातियों यानी कि जो भारत की नेटिव प्रजातियां नहीं हैं उनका विनिमय करे, और यह धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य से हाथियों के उपयोग की अनुमति दी गई है। और केंद्र सरकार को एक प्रबंध प्राधिकरण और एक वैज्ञानिक प्राधिकरण के गठन करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें सरकार इन प्राधिकरणों की सहायता से प्रजातियों के नमूनों के आयात और निर्यात का विनिमय करेगी और राज्यों में स्थित सभी अभयारण्यों को नियंत्रित करने, प्रबंधित करने और रख रखाव की जिम्मेदारी के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन को दी गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है भारत में बाघ संरक्षण के बारे में। पहले नंबर पर आता है प्रोजेक्ट टाइगर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इसके स्मरणोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए तो जानते हैं इसकी जो स्थापना है प्रोजेक्ट टाइगर की कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर को सर्वप्रथम 1973 में इसकी योजना को शुरू किया गया था। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो इस कार्यक्रम के दौरान भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया गया है। यह जो अलायंस है इसे पहली बार भारत में 2019 में शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसे हाल ही में भारत में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इसका उद्देश्य जो है मतलब कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्देश्य कि 7 बड़े बिडाल वंशियों जिसमें बिग कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका लक्ष्य उपर्युक्त 7 प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास वाले 97 देशों को परस्पर सहयोग के एक मंच का एकजुट करना है, जिसकी समय सीमा 800 करोड़ रुपए से अधिक गारंटीकृत धनराशि के साथ 5 वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन प्रदान करेगा, इससे के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरुआत तो किया गया था और सबसे पहले यह 9 टाइगर रिजर्व इसमें बनाए गए थे और इसे इन सीटू संरक्षण हेतु बाघों की प्राकृतिक पर्यावास वाले केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी मूल्यों के लिए भारत में बाघों की सार्थक आबादी को बनाए रखना है। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के आती है, जो कि एक वैधानिक निकाय है। अब आता है इसका जो वित्त पोषण है, इसे केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को यह सभी अनियमित मदों और नियमित मदों के आधार पर 60% और 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में दोनों प्रकार की मदों के लिए 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय कर दिया गया है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन के नाम से एक नया डिवीजन बनाया हुआ है, जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के कर्मचारी और डिवीजन प्रमुख प्रोजेक्ट टाइगर के अतिरिक्त वन महानिदेशक को रिपोर्ट देंगे। और ये रिपोर्ट अब इसका नाम ADFGF की जगह ADGF PT&E नाम कर दिया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की अन्य गतिविधियों में देखा जाए तो हाल ही में 55 बार टाइगर रिजर्व इसमें शामिल किया गया।
टाइगर रिजर्व में बफर रणनीति, कोर बफर रणनीति बनाई गई है और इस कोर बफर रणनीति में जो होता है, इसमें कोर क्षेत्र में सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें जैसे कोर और बफर क्षेत्र और इसमें बाह्य क्षेत्र की एक रणनीति होती है कि ये जो कोर क्षेत्र होता है, यहाँ पर कोर क्षेत्र होता है, ये आपका बफर क्षेत्र होता है और यहाँ ये बाह्य क्षेत्र होता है। यहाँ एक सेंसिटिव जोन होता है, यहाँ पर किसी की अनुमति नहीं होती है। इसमें कुछ कंडीशन में अनुमति होती है, कुछ में नहीं होती है, और इसमें अनुमति होती है लेकिन एक स्तर पे काफ़ी बाध्यकारी नहीं होता है। तो ये 3 तरीके से इसके क्षेत्र को डिवाइड किया जाता है। तो हाल ही में जो इसमें आया हुआ है कि इसके कोर क्षेत्र को, जो कि अंदर वाला क्षेत्र है, तो उसमें मानव जनित गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है, जो कि हमेशा से रखा ही जाता है क्योंकि कोर क्षेत्र में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। इसमें बफर और सीमांत क्षेत्रों में लैंडस्केप अप्रोच के साथ मानव वन्यजीव के बीच सह अस्तित्व की कार्य योजना को अपनाया गया। तो जो आपका बफर क्षेत्र और जो सीमांत क्षेत्र जिसे बाह्य क्षेत्र कहा जाता है, इन दोनों के अंतर्गत एक में मानव वन्यजीव की अनुमति के साथ अनुमति दी गई है। यह एनटीसीए के टाइगर रिजर्व के कोर में किसी भी प्रकार के एक नए निर्माण को रोक लगाती है। एनटीसीए में बाघों के आकलन के लिए एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, जो कि टाइगर रिजर्व की निष्पक्ष निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रबंध प्रभावशीलता मूल्यांकन के फ्रेमवर्क को तैयार करती है। जो कई सारे टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को रोकने के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल का भी गठन किया जाता है और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में एक ई-वर्ल्ड परियोजना को भी शुरू किया गया है, जो कि पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए मानव रहित वाहन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अलग अलग गतिविधियां अलग अलग स्तर पर चलाई गई हैं। अब आता है भारतीय बाघ या रॉयल टाइगर के बारे में। यह जो बाघ की जो स्थिति है वह प्रमुख प्रजाति है, भारत की प्रमुख प्रजाति है, जिसमें बाघ का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसमें बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है और साथ ही इनकी जो आबादी है वह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में पाई जाती है, जो कि भारत के पड़ोसी देशों के आसपास इसमें इसकी आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में बाघों की जो आबादी का वितरण है वह प्राकृतिक पर्यावास में हिमालयी क्षेत्र, मैंग्रोव दलदल, लंबी घास वाले मैदान, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन के साथ साथ सदाबहार और शोला वन में शामिल होता है। तो इनका ये आबादी का विस्तार है। बाघ संरक्षण की जो स्थिति देखा जाए तो इसे IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। इसे साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत इस बाघ की स्थिति के संरक्षण की स्थिति को रखा गया। बाघ संरक्षण के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो पारिस्थितिकी दृष्टि से कोण से इनका 2 तरीके से इम्पोर्टेंस है, मतलब कि ये अम्ब्रेला प्रजाति भी है और ये कीस्टोन प्रजाति भी है। अब अम्ब्रेला और कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? कीस्टोन प्रजाति वे प्रजाति होती है जो कि अपने पर्यावास में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है, और अम्ब्रेला प्रजाति वे होती हैं जो कि आमतौर पर एक दूसरे के एक ही मानी जाती हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अंतर होता है कि अम्ब्रेला प्रजाति के प्राकृतिक पर्यावास जो क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी विस्तृत होते हैं और इन्हें मुख्यतः दूर दूर तक प्रवास करने वाले प्राणी शामिल होते हैं, जो कि प्रवास के दौरान आसपास के लैंडस्केप को प्रभावित करके चलते हैं और इसे अम्ब्रेला प्रजाति पर कई पर्यावास का प्रभाव पड़ता है। इनके आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो यह पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ संबंधित उद्योग जैसे कि पर्यटन को भी लाभ पहुंचाते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिकता के संदर्भ में होते हैं, जो कि आत्मबल, क्षमता और सुंदरता के प्रतीक होते हैं। इनकी विशेषताओं को देखा जाए तो यह एक बाघ एकांत प्रिय होते हैं और ये अपने क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, और एक नर बाघ के क्षेत्र में 7 बाघों के क्षेत्र शामिल होते हैं और प्रत्येक बाघ की जो धारियाँ होती हैं वह मानव की उंगलियों की तरह ही अलग अलग होती हैं। और इसे बाघों के संरक्षण के लिए अन्य प्रकार TX2 सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा आदि इसके अंतर्गत आता है। अब आता है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण या NTCA के बारे में। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने भारत में बाघ, सहपरभक्षी और शिकार की स्थिति 2022 रिपोर्ट और भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का 5वां चरण पर फाइनल रिपोर्ट जारी की है। इसके रिपोर्ट के संदर्भ में जानने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि NTCA की स्थापना कब की गई थी। NTCA को वर्ष 2006 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में
संशोधन करके एनटीसीए को एक सांविधिक निकाय के रूप में अपनाया गया था, जिसे 2005 में टाइगर फोर्स की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। संसद के 3 सदस्य होते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के सचिव एवं अन्य सदस्य इसके अंतर्गत एक कार्यरत होते हैं। लागू करने वाला मंत्रालय जो होता है वह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय होता है, जिसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को सांविधिक प्राधिकार एवं मान्यता प्रदान करना है तथा टाइगर रिजर्व में केंद्र एवं राज्यों की जवाबदेही को बढ़ावा देना होता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आता है कि 2019 में इसे कैमरा ट्रैप आधारित सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण अभियान संचालित किया गया था, जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। चलिए तो जानते हैं कि एनटीसीए द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के बारे में। पहली आती है भारत में बाघ, सह परभक्षी और शिकार की स्थिति 2022 की रिपोर्ट, जो कि हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि जिसमें बाघों की संख्या, दुनिया भर में पाए जाने वाली बाघों की संख्या का 75% जो बाघों की आबादी है वो भारत में निवास करती है। और इनकी जो अवस्थिति है, ये कहाँ पर सब सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है, जैसे मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की जो आबादी है वहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है। बाघों की गणना के लिए जो तकनीकें अपनाई गई है, पहली तो आती है एम स्ट्रिप, जो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोजेक्ट एंड इकोलॉजिकल स्टेटस होता है, जिसमें बाघों के पर्यावास में जानकारी एकत्रित करने के लिए ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। और दूसरी आती है कैमरा ट्रैप पर आधारित कैप्चर, जो कि इसमें बाघों की आबादी और घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक प्रमाणित विधि होता है। इसमें भारत में बाघ, सह परभक्षी शिकार की स्थिति रिपोर्ट में देखा जाए तो बाघों की जो आबादी की उच्चतम सीमा है वह 3,925 अनुमानित की गई है, जिसमें औसत संख्या 3,682 है। इसमें बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्यों में मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में 785, उत्तराखंड में 442 और इसमें मतलब 2018 और 2022 का संदर्भ इसमें दिखाया गया। महाराष्ट्र में आपकी आती है 312, पहले थी, अभी 444 है। तमिलनाडु में 264 पहले थी, अभी 306 है। लेकिन मध्य प्रदेश में यह बदलाव काफ़ी हुआ है कि इसमें पहले 2018 में 526 थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में 785 हुई है। कर्नाटक में भी कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं हुआ है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी ये मेजर डिफरेंसेस देखने को मिला हुआ है। अब आता है कि देश में बाघों की संख्या के बारे में, जिसमें वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 2,967 थी, 2022 में 3,682 पहुंच गई है। बाघों की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में आते हैं, जैसे नागालैंड में कोई भी बाघ नहीं है, मिजोरम में भी कोई बाघ नहीं है, झारखंड में 2018 में 3 बाघ थे, प्रेजेंट में 1 है। गोवा में पहले 3 राज्य थे, लेकिन प्रेजेंट में 5 है। और अरुणाचल प्रदेश में 29 है और प्रेजेंट में 2022 में 9 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या वाले रिजर्व के अंतर्गत आता है, जैसे जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, जहां पर पहले 2018 में 231 थे, प्रेजेंट में 260 है। बांदीपुर कर्नाटक में 126 से 150 इनकी संख्या हुई है। नागरहोल कर्नाटक में 127 से 141 संख्या हुई है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 104 से 135, दुधवा उत्तर प्रदेश में 82 से 135 की वृद्धि हुई है। बाघ विहीन रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, जैसे दम्फा टाइगर रिजर्व जो है वह मिजोरम में है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में, कवाल तेलंगाना में, सतकोशिया उड़ीसा में और सह्याद्री महाराष्ट्र में है, जहां पर बाघ विहीन रिजर्व पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE का 5वां चरण की जो फाइनल रिपोर्ट जारी की गई है उसके संदर्भ में, कि MEE की जो शुरुआत है उसे 2006 में की गई थी। इसे NTCA और वन्य जीव संरक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था, जो कि संरक्षित क्षेत्रों पर विश्व प्राकृतिक संसाधन आयोग ने संरक्षित क्षेत्रों में प्रभावशीलता हेतु एक फ्रेमवर्क को तैयार किया हुआ था। इस फ्रेमवर्क में आता है, इसमें डिजाइन प्लानिंग को संदर्भ बताया गया, पर्याप्तता या उपयुक्तता के संदर्भ में और आपूर्ति के संदर्भ में एक फ्रेमवर्क को दिया गया। इसके संदर्भ को देखा जाए तो स्थिति और खतरे अभी भी यहाँ कहाँ है। प्लानिंग के संदर्भ में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कैसा हमें कैसे करेंगे।
इनपुट के संदर्भ में इसकी क्यों हमें आवश्यकता है और प्रक्रिया में हम इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। इसका परिणाम हमारी उपलब्धता क्या है, आउटपुट्स में हमने क्या किया है, कौन से उत्पाद व सेवाएं उत्पादित की गई हैं, इसके संदर्भ में आता है। एमईई के 5वें चक्र के बारे में देखें तो इसमें कुल टोटल 51 टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाले टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है और इसमें समग्र औसत स्कोर वर्तमान मूल्यांकन से 78% हो गया है। और इस रिजर्व की रिपोर्ट में देश के किसी भी टाइगर रिजर्व को खराब प्रबंधन श्रेणी में नहीं रखा गया और वर्तमान चक्र के मुख्य संकेतक के तौर पर कार्बन कैप्चर एंड क्लाइमेट चेंज को सबसे कम स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि बाघ संरक्षण योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। तो ये जो अभी हाल ही में 2 रिपोर्ट जारी की गई है उनके संदर्भ में जाना और साथ में इसके डिटेल को भी जाना। अब आता है बाघ संरक्षण से संबंधित अन्य सुर्खियाँ। जैसे पहले आती है धौलपुर करेली टाइगर रिजर्व के बारे में। यह जो टाइगर रिजर्व है यह राजस्थान में स्थित है, इसकी अवस्थिति है जहाँ पर ये टाइगर रिजर्व स्थित है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को अंतिम मंजूरी दी हुई है, जो कि देश का 55वां टाइगर रिजर्व है। तो इसे देश के 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी प्राप्त हुई है। और जो आपका 54वां टाइगर रिजर्व था उसे मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में इसे अधिसूचित किया गया था। टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार अधिसूचित करती है और यह वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 38V के तहत NTCA की सलाह पर अधिसूचित किया जाता है। इसे भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं जलवायु परिवर्तन ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी हुई है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की विशेषताओं के बारे में जानें कि यह मध्य प्रदेश की सीमा से लगे पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों के बीच फैला हुआ है, जो कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। और इसके 4 अन्य टाइगर रिजर्व में आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व आते हैं। और जो हाल ही में ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है यह 5वां टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसके समीप जो नदियाँ आती है वह चंबल नदी है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर वन्य जीवों की और जो प्रजाति या वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, स्लॉथ बियर और लकड़बग्घा, तेंदुआ आदि आते हैं। अब आता है नेक्स्ट बाघ स्थानांतरण परियोजना के बारे में। बाघ स्थानांतरण परियोजना जो कि भारत की पहली अंतर्राज्यीय परियोजना थी जो कि विफल हो गई है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 2 बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना था। इसमें मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 1 बाघ महावीर और बांधवगढ़ से 1 बाघ हिंदसुंदरी को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन ये परियोजना विफल रही। अब परियोजना के विफल रहने के पीछे क्या कारण थे जिसके कारण ये परियोजना विफल रही। पहला तो आता है कि बाघों के लिए शिकार की कम उपलब्धता होना, दूसरा कर्मचारियों में आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी होना, बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव होना, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत प्रदान की गई धनराशि की अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करना, बाघ और मानव के बीच संघर्ष आदि इसकी प्रमुख परियोजना के विफल होने के कारण रहे हैं। नेक्स्ट आता है IUCN का एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम या बाघ कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम है ITCP कार्यक्रम के चरण 4 में कॉल फॉर कॉन्सेप्ट नोट्स लॉन्च किया गया। यह जो चरण 4 है इसका कार्यक्रम का विस्तार अन्य पैंथाइल प्रजातियों को शामिल किया गया है, जैसे 2014 में लॉन्च किया गया था। यह जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक रणनीतिक वित्त पोषण है, जिसे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दिया गया। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, यह जो प्रोग्राम है इसे GTRP 2.0 के तहत एक रिपोर्ट में बाघों की जो आबादी है वह कुल वृद्धि 60% दर्शाई गई है। यह जो टाइगर प्रोग्राम है इसमें 13 देशों की एक पहल है, जिसका लक्ष्य 2022 तक वनों में बाघों की संख्या को दोगुना करना था। और इस फ्रेमवर्क को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र के माध्यम से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत विकसित हुआ है। 2022 में GTRP 2.0 लॉन्च किया गया है, जो कि 2023 के 34 के लिए लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में जो लॉन्च किया गया है ये 2034 के लिए लॉन्च किया गया है। जो पहला वाला था उसे 2022 तक के लिए लॉन्च किया गया था। अब आता है प्रोजेक्ट चीता के बारे में।
कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की निगरानी करने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया हुआ है। यह जो संचालन समिति है, इसके अंतर्गत कुल 11 सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के द्वारा शामिल ये समिति बनती है। इस समिति का मुख्य कार्य चीता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना होता है, जो समिति में 2 साल तक प्रभावी रहेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया में से लाए गए चीतों से पैदा हुए शावकों की मौत हो गई और इसी घटना के कारण CPSC का गठन किया गया। प्रोजेक्ट चीता की मुख्य विशेषताओं को देखा जाए तो यह अगले 5 वर्ष में देश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों में कम से कम 50 चीतों का पुनर्वास किया जाएगा, जिसमें अधिकतर चीते दक्षिण अफ्रीका को लाए जाएंगे। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाघ विकास संरक्षण प्राधिकरण कर रहा है और इसका वित्त पोषण प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण या कैंपा से प्राप्त हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि भारत में चीतों को फिर से बसाना है, जो कि 1952 में चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया था, जिसमें 1947 के बाद देश में विलुप्त होने वाली एकमात्र बड़ी जंगली स्तनधारी प्रजाति है। प्रोजेक्ट चीता अब तक की प्रगति के संदर्भ में देखते हैं कि प्रोजेक्ट चीता की जो अल्पकालिक सफलता के आकलन के लिए 6 मापदंड निर्धारित किए गए थे, जिनमें 4 मानदंड को पूरा कर लिया है। पहला मानदंड आता है जैसे कि पुनर्वास के लिए लाए गए चीतों में 50% तक जीवित रहना। दूसरा, होम रेंज यानी कि रहने या शिकार वाले इलाके की स्थापना। तीसरा, कुनू राष्ट्रीय उद्यान में शावकों का जन्म। और प्रोजेक्ट में स्थानीय समुदायों की कमाई होना, मतलब कि एक राजस्व आना इसके संदर्भ में। तो इसमें 4 लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, 2 लक्ष्य जिनको प्राप्त नहीं किया है। अन्य चयन क्षेत्रों जिसमें मध्य प्रदेश के नौरोदही और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीते बसाने की योजना बनाई गई है, जो केंद्र सरकार ने वन्य घास के मैदान चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी भी दी हुई है। इसके पहले नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में फिर से बसाने के लिए लाया गया था और इस तरह कुल 20 चीतों को लाया गया। अफ्रीकी चीतों से लाए गए के संदर्भ में देखते हैं कि अफ्रीकी चीता जो है वह साइट्स के परिशिष्ट 1 में संरक्षित है। इसे आयुषेन की स्थिति में अफ्रीका चीता वल्नरेबल एशियाई चीता क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है, जो कि एक फ्लैगशिप प्रजाति के साथ साथ अम्ब्रेला प्रजाति भी है। फ्लैगशिप प्रजाति एक निर्धारित पर्यावास के साथ साथ किसी मुद्दे, अभियान या पर्यावरण संबंधी उद्देश्यों के लिए एक एम्बेसडर, आइकॉन या प्रतीक के रूप में उपयोग करने हेतु चुनी जाने वाली प्रजाति को कहते हैं। और वहीं अम्ब्रेला प्रजाति का संरक्षण अन्य प्रजातियों वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है। अफ्रीकी चीते की विशेषताओं को देखा जाए तो यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी होता है, जिसकी जो गति होती है वह 80 से 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यह दिनचर होते हैं, अर्थात दिन में शिकार करते हैं। और इसमें अन्य कैट आते हैं जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर के विपरीत चीते दहाड़ते नहीं और इनका गर्भकाल 93 दिन का होता है। तो 3 तरह के यह सामाजिक समूहों में रहते हैं, मादा और उनके शावक, नर समूह है और एकल समूह आता है। एक डिफरेंसेस देखा जाए तो एक अफ्रीकी चीता और एशियाई चीता में क्या अंतर होता है। आयुषेन की स्थिति में अफ्रीकी चीता जो है वह वल्नरेबल में आता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये एशियाई चीता आता है। इसे साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट में शामिल किया गया है, इसे परिशिष्ट फर्स्ट में। इसका वितरण जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में है। और इसका जो है वह ईरान में केवल गिने चुने ही बचे हैं। शारीरिक विशेषताओं को देखा जाए तो एशियाई चीतों की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इनका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा, पैर और गर्दन मजबूत होते हैं। और ये अफ्रीकी चीते की तुलना में थोड़े छोटे और पतले होते हैं और इनकी गर्दन काफ़ी छोटी और पतली होती है तथा पैर भी पतले होते हैं। ये इनका आहार विशालतम पर्यावास के कारण आहार में विविधता होती है और इसमें आहार किसी में स्रोत विशेषकर मध्यम आकार के चिंकारा, गंजेल इत्यादि आते हैं। तो इनमें ये डिफरेंसेस होता है। अब आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में कि भारत में राष्ट्रपति ने असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में गज उत्सव को भाग लिया है। यह उत्सव प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर में मनाया गया है। चलिए तो जानते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कांजीरंगा राष्ट्रीय स्थान की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको देखा जाए तो यह है पूर्वी हिमालय और जैव विविधता हॉटस्पॉट गोलघाट और नगांव के किनारे पर स्थित है।
यह गोलघाट और नगांव के किनारे पर स्थित है। यह कांजीरंगा के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, मतलब कि इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर नीचे पहाड़ियाँ हैं और ऊपर ब्रह्मपुत्र नदी है इसके दक्षिण में, उत्तर में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व की धरोहर स्थल में 2006 में शामिल, विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व का भी दर्जा दिया गया था। नदियाँ इसमें ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू, मोरा, धनसिरी है। इसमें वन जो है चौड़ी पत्तीदार वाले उष्णकटिबंधीय आगर वन आते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात में भारतीय गैंडा, बाघ, चीता, हाथी आदि होती हैं। कुंभी, आंवला, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल आदि आते हैं। कर्नाटक का जो मैसूर हाथी रिजर्व है वह सबसे बड़ा हाथी रिजर्व आता है। चलिए तो जानते हैं कि हाथी परियोजना की आखिर शुरुआत कब की गई थी, जो अभी हाल ही में इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं। कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसका आरंभ 1992 में किया हुआ था। यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है जो कि देश में हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्यों और वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें वर्तमान में यह परियोजना 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसकी संचालन समिति में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ गैर सरकारी वन्यजीव विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है। इसमें हाथियों की उनकी आवाजाही के जरूरी बड़े भूत परिदृश्य का सीमांकन करने के लिए सरकार ने हाथी रिजर्व को प्रशासनिक श्रेणी के रूप में घोषित किया और भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं, जिनका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग किलोमीटर आता है। भारत में हाथी गलियारे के बारे में पहला तो आता है पश्चिम बंगाल में हाथी गलियारों की संख्या जो है वह सर्वाधिक है और भारत और नेपाल के बीच 6 राष्ट्रपारीय हाथी गलियारे आते हैं। हाथी संरक्षण की स्थिति को देखा जाए तो इसे IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत स्थिति में रखा जाता है। साइट्स के परिशिष्ट फस्ट के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। ये अत्यंत एक बुद्धिमान प्राणी होते हैं और इनके मजबूत पारिवारिक बंधन और बेहतर संचार कौशल में भी इन्हें देखा गया। ये दुख और करुणा महसूस करने वाले जटिल व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं। इनके झुंड के आपस में संबंधित हथनियाँ भी होती हैं, जिनका नेतृत्व उम्र में सबसे बड़ी हथनी करती है, जिसे कुल माता कहा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, जो आपका क्वेश्चन आया था इसमें उसके गर्भकाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें उनका नेतृत्व कौन करता है, तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन आपका UPSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो इसको आपको अच्छे से इनकी विशेषताओं को पॉइंट आउट करके याद करना है। इसमें इनका सभी स्तनधारियों में हाथी का जो गर्भकाल होता है वह सबसे लंबा, जो कि 18 से 22 महीने तक का होता है। वयस्क नर एशियाई हाथी मादाओं की तुलना में कम सामाजिक होते हैं और हाथी प्रतिवर्ष मस्त अवस्था में गुजरते हैं और इस दौरान नर हाथी 30 वर्ष से अधिक आयु के मादाओं की तलाश करते हैं। इसमें कुमकी हाथी के बारे में जाने तो यह भारत के कैप्टिक एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द होता है, जो कि जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पर्यावास के संदर्भ में देखा जाए तो यह मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्व उत्तर भारत, पूर्वी और उत्तरी भारत, दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। कुल वन्य एशियाई हाथियों की 60% से अधिक आबादी भारत में पाई जाती है। हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में 29,964 हाथी है और कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। इसके खतरे के संदर्भ में देखा जाए तो यह मानव हाथी संघर्ष, पर्यावास की क्षति तथा उसका कई हिस्सों में बढ़ जाना, अवैध शिकार, कम और अलग थलग आबादी होने के कारण आनुवांशिक जीवन क्षमता की हानि आदि इसके अंतर्गत आता है। हाथियों की सुरक्षा के लिए किए गए अन्य उपाय में आता है कि रेल दुर्घटनाओं में होने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए ऑपरेशन सिस्टम मतलब सेंसर सिस्टम गजराज तैनात किया गया। प्रत्येक 5 साल में हाथियों की गणना की जाती है और असम में देसी प्रजाति के पेड़ लगाए गए। इन प्रजातियों में आंवला, बेल, गम्हारी, जामुन, भुमरा, अर्जुन ये प्रमुख इसकी प्रजातियां आती हैं। अब हाथियों की स्थिति को देखा जाए तो एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर है। एशियाई हाथी देखा जाए तो इस तरीके के होते हैं और अफ्रीकी हाथी ये है। एशियाई हाथी की जो स्थिति देखा जाए तो इसे IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा जाता है और अफ्रीकी हाथी में आपकी सवाना हाथी को इंडेंजर्ड स्पीसीज में और क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत आपके वन्य हाथी को रखा जाता है।
इनका आकार जो होता है एशियाई हाथी का, ये छोटे आकार के होते हैं। इनका वजन 3000 से 6000 किलोग्राम होता है। और ये जो अफ्रीकी हाथी है इनके बड़े आकार के होते हैं। इनका वजन 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है। इनका कान जो होता है गोलाकार एवं छोटे कान होते हैं। इनके पंखाकार एवं बड़े कान होते हैं। इनकी त्वचा अपेक्षाकृत मुलायम होती है। इनकी त्वचा अधिक झुर्रियों वाले से युक्त होती है। फॉरहेड या माथा को देखा जाए तो ये जुड़वा गुंबद वाला सिर होता है। यह एकल गुंबद के सिर होता है। इनके दांत में केवल कुछ एशियाई हाथियों के दांत होते हैं और इसमें हाथियों के दांत नहीं होते। इसमें अफ्रीकी हाथी और हथनी दोनों के दांत इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट के बारे में कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने स्टेट ऑफ द राइनो 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें आपको ये बता दें कि इसकी जो राइनो की जो डिफरेंसेस हैं, जैसे वाइट राइनो, एक सींग वाला गैंडा, ब्लैक राइनो, जावाई गैंडा और सुमात्राई गैंडा, तो इनकी एक आयुषीयन में स्थिति को देखते हैं कि वाइट राइनो की जो स्थिति है वह एंटी के अंतर्गत आती है। और इसमें आयुषीयन की जो एक सींग वाले गैंडे की जो स्थिति है नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आयुषीयन की इसमें ये स्थिति आती है। और ये वल्नरेबल के अंतर्गत आती है। एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत आते हैं, भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड और एक भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख जो हैं जिसमें 3 आते हैं, ब्लैक, जावाई गैंडा और सुमात्राई गैंडा जो है वह क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आते हैं। एक सींड वाला जो गैंडा आता है वह वल्नरेबल श्रेणी में आता है और इसे वाइट राइनो जो होते हैं नियर थ्रेटेंड श्रेणी में आते हैं। चलिए तो जानते हैं इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के बारे में। यह जो फाउंडेशन है इसे 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसे सभी 5 जीवित गैंडा प्रजातियों के अस्तित्व में बनाए रखने पर यह कार्य करता है। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि इसमें एक सींग वाले गैंडों की जो आबादी है वह लगातार बढ़ रही है और इसे भारतीय गैंडा भी कहा जाता है। इनके लगातार अवैध शिकार के बावजूद भी काले गैंडों की जो आबादी है वह बढ़ रही है और सफ़ेद गैंडों और सुमात्रन गैंडों की आबादी जो है कम है। गैंडे के बारे में जाने कि यह दुनिया के गैंडों की 5 प्रजातियां हैं। इसमें 3 प्रजातियां एशिया में पाई जाती है, जैसे सुमात्रन, जावा गैंडा और भारतीय गैंडा। जो राइनो की 2 प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती है, जैसे सफ़ेद गैंडा जिसे वाइट राइनो और काड़ा गैंडा को ब्लैक राइनो कहा जाता है। इनकी दृष्टि जो होती है वह दृष्टि तुलनात्मक रूप से कमज़ोर होती है और वे अपनी गतिविधियों के लिए ज़्यादातर आसपास के पर्यावरण की गंध पर निर्भर रहती है। गैंडे के सींग केराटिन के बने होते हैं और प्रतिवर्ष से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। एशियाई गैंडे अच्छे तैराक होते हैं और नदियों को आसानी से पार कर जाते हैं। चलिए तो जानते हैं भारतीय गैंडे के बारे में। इनकी जो विशेषता है यह एशिया की सबसे बड़ी राइनो प्रजाति है। इन्हें आमतौर पर अकेले रहते हैं और बस मादाएं अपने छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। नर गैंडे अपनी पसंदीदा पर्यावास पर अधिकार करने के लिए हिंसक लड़ाई लड़ते हैं और अत्यधिक गर्मी की स्थिति में गैंडे अक्सर कीचड़ युक्त जल में रहते हैं। इनसे उनकी चमड़ी पर कीचड़ जमा होता है जिससे उन्हें गर्मी से बचाने में मदद मिलती है। और यह जीव बहुत फुर्तीला होता है और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से यह दौड़ सकता है। तथा इसके खतरे को देखा जाए तो इसमें सींग के लिए शिकार किया जा रहा है और इनके मुख्य अधिवास स्थल भी नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास इनका देखा जाए तो यहाँ पर जलोढ़, तराई, दुआर, सवाना, घास भूमि और नदी तटों के समीप जंगल होते हैं जो कि आमतौर पर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत में रहते हों और भारत में इनकी आबादी 85% के आसपास है। गैंडों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे भारतीय गैंडों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 को घोषित किया गया। एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 जारी किया गया है। इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया है जो कि गैंडों की आबादी बढ़ाने के लिए असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की एक संयुक्त कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आता है। इंडियन राइनो के संरक्षण की स्थिति को जानते हैं कि यह आयुषीयन की वल्नरेबल स्थिति में आते हैं, यह साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट में आते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में ये शामिल है। नेक्स्ट आता है गिद्धों के लिए हानिकारक दवाओं के प्रतिबंध के संदर्भ में कि अवैध तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने गिद्धों के लिए हानिकारक 2 अन्य दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। चलिए तो जानते हैं कि कौन कौन सी दवाएं हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है और सबसे पहले तो जानते हैं कि इनका वितरण किस तरीके से होता है।
गिद्धों के लिए औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का जो गठन किया गया है वह गिद्धों के संरक्षण और पशुधन के उपचार में प्रयोग होने वाली 2 दवाओं के निर्माण, बिक्री, वितरण और प्रतिबंध लगाने की सहमति व्यक्त की है, जिसमें आपकी दवाएं आती हैं केटोप्रोफेन और एक्सिक्लोरोफेनाक आती हैं। यह जो दवाएं हैं यह तकनीकी मामलों पर निर्णय वाला एक सर्वोच्च वैधानिक निकाय होता है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का एक हिस्सा होता है। दवाओं के प्रतिबंध के बारे में देखा जाए तो कैटाफ्रोपेन, एक्सिक्लोरोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं होती हैं जिनका उपयोग पशुओं के इलाज के लिए किया जाता है। ये दवाएं गिद्धों और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए हानिकारक होती हैं, जिसमें डाइक्लोफेनाक भारत में पहले से ही प्रतिबंधित है। कुछ नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं होती हैं जो गुर्दों द्वारा पूरी तरह से उपापचय नहीं हो पाता है और इस कारण इनकी गुर्दों के यानी कि किडनी को नुकसान पहुंचता है। भारत में कुल गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। पहली आती है व्हाइट एंड वल्चर, जो व्हाइट एंड वल्चर जिसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रखा गया है IUCN की। फिर आता है आपका स्टेल्डर बिल्ड वल्चर जिसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंतर्गत रखा गया। इंडियन वल्चर को भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की IUCN की श्रेणी में रखा गया। रेड हैंडेड वल्चर को भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। वेयरडेड वल्चर को नियर थ्रेटेंड में रखा गया है। सिनियल वल्चर को नियर थ्रेटेंड में, ग्रिफिन वल्चर को लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है और इजिप्शियन वल्चर को इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया और हिमालयन ग्रिफिन को इंडेंजर्ड नियर थ्रेटेंड श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। तो ये भारत में 9 तरीके की गिद्धों की प्रजाति पाई जाती हैं जिन्हें IUCN की अलग अलग श्रेणी में अलग अलग तरीके से संरक्षित किया गया। अब आता है आपका नेक्स्ट कि दवाओं पर प्रतिबंध तो आपने देख ही लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कवक मान्यता एवं संरक्षण के बारे में कि फंजाई फाउंडेशन ने संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के तत्वाधान में लोगों से आग्रह किया है कि जब भी वे फ्लोरा या वनस्पति जात, फौना या प्राणी जात शब्दावली का प्रयोग कर रहे हों तो उनके साथ कवक शब्दावली का भी प्रयोग करें, क्योंकि इन तीनों को सामूहिक रूप से पृथ्वी पर जीवन का ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब कि यह कहा गया है इस फाउंडेशन में, मतलब कि एक आग्रह किया गया है कि जब फ्लोरा फ्योना की बात करते हैं तो उसमें कवक को भी साथ में इंक्लूड करें और यह जो व्यवस्था है बहुत सी त्रिय व्यवस्था या पृथ्वी पर जीवन की त्रिय व्यवस्था कहा जाता है या ट्रिनिटी के रूप में संदर्भित किया गया। चलिए तो जानते हैं कि कवक के बारे में कि कवक क्या होते हैं और इसकी तुलनात्मक अध्ययन को देख लेते हैं कि यह किस तरीके से यह इम्पोर्टेंस रखता है। कवक जो है इसे किसी भी स्थान पर कवक की विविधता के स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। कवकों की कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जिसमें से कुछ एकल कोशिका वाली प्रजातियां होती हैं जबकि कुछ जो होती हैं वह जटिल बहुकोशिकीय होती हैं। इनका वितरण जो है वह कवक की प्रजातियां स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण से लेकर आर्कटिक क्षेत्रों में प्राप्त होती है। इनको जो खतरा है इनको वन अन्य अधिवास से या प्राप्ति क्षेत्र की हानि, अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण आदि से इनको खतरा है। जिनका इम्पोर्टेंस देखा जाए तो यह खाद्य पदार्थों में माइक्रोराइजल, कार्बन भंडारण, अपघटन और पोषक चक्र, माइक्रोरिमीडिएशन, दवा निर्माण आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं फ्लोरा फ्योना और कवक के बारे में। इसका एक तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो इसके पहलू में आता है जैसे वनस्पति जात, प्राणी जात और कवक। किंगडम या इनकी जगत को देखा जाए तो ये प्लांटी या पौधे होते हैं, ये एनिमेलिया प्राणी आते हैं और ये कवक होते हैं। इनके उदाहरण के तौर पे आता है शैवाल, पुष्प, वृक्ष आते हैं। इनका उदाहरण कीड़े, सरीसृप, स्तनधारी आते हैं और इनका जो उदाहरण है मशरूम, फफूंद, खमीर आता है। इनकी गतिशीलता को आमतौर पर एक ही जगह स्थिर होती है। ये चलने फिरने में सक्षम होती है और इन्हें आमतौर पर एक ही जगह पर यह स्थिर रहते हैं। इनका जनन बीजाणु वनस्पति जनन के माध्यम से होता है या लैंगिक व अलैंगिक जनन के माध्यम से होता है और इनका बीजाणु व अलैंगिक जनन के कारण इनका जनन होता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये उपभोक्ता, शिकार और शिकारी होते हैं और ये अपघटक के तौर पर आते हैं। तो ये प्रमुख इनके तुलनात्मक तौर पर इनका ये अंतर है। नेक्स्ट आता है लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति के बारे में कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने के तहत विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन के निर्यात संबंधी नीति में संशोधन किया। इस नीति के संदर्भ में आता है कि इसे 1992 तथा विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत इसमें संशोधन किया गया।
विदेशी व्यापार नीति के तहत लाल चंदन का आयात प्रतिबंधित है, जबकि निर्यात जो है वह निषिद्ध है। इसमें पहले DGFT ने 2019 में लट्ठे और जड़ों के रूप में लाल चंदन के निर्यात की अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात की नीति को संशोधन किया था, और यह अनुमति तभी दी जा सकती है जब यह लाल चंदन विशेष रूप से निजी कृषि भूमि को प्राप्त किया गया हो, इसके संदर्भ में आता है। हालिया संशोधन में जो अनुमति देता है, पहला तो आता है कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया या उगाए गए लाल चंदन के लिए निर्यात का वार्षिक कोटा, और लाल चंदन में जंगली सैंपल के शून्य निर्यात कोटा देना है। लाल चंदन के बारे में, लाल चंदन को IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है और इसे भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में और साइट्स के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया। इनकी जो प्राप्ति है यह भारत की नेटिव वृक्ष प्रजाति होती है, जो कि पूर्वी घाट में सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यह उगता है, जो कि आंध्र प्रदेश के वनों के आसपास के इलाके में इसकी प्राप्ति होती है। इसकी विशेषता को देखा जाए तो यह बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजाति होती है, जो लगभग 25 से 40 वर्षों में तैयार होती है। यह सूखा सहिष्णु वृक्ष होता है, जिसमें अलमुक, सौंडरवुड, रेड सेंडर, रेड सेंडर्सवुड, रेड सौंडर्स, यारा चंदनम, रक्त चंदना जो कि भारतीय, लाल चंदन, रगत चंदन, सुख्तो चंदन, उंडम चंदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके चिकित्सीय गुणों को देखा जाए तो इसके पूरे एशिया और विशेष रूप से चीन में इसकी अधिक मांग है, क्योंकि इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधि उपकरणों और लग्जरी फर्नीचर और लकड़ी के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। साइट्स के रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेंड के बारे में, साइट्स की स्थायी समिति ने 77वां बैठक पर रेड सेंडर्स को RST से हटाने का निर्णय किया। RST यानी कि रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, जो कि पादपों और जंतुओं के निर्यात पर रखने हेतु साइट्स द्वारा अपनाने जाने की एक प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से स्थायी समिति यह जांच करती है कि देशों द्वारा प्रजातियों के निर्यात में साइट्स के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। चलिए तो जानते हैं वन्य जीवों तथा वन्य प्राणियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के बारे में। यह विभिन्न प्रकार का एक समझौता होता है, जिसे 1963 में सदस्यों की बैठक में अपनाए गए एक संकल्प के द्वारा इसे तैयार किया गया था। इसे 1973 में वाशिंगटन सहमति बनी और 1975 में इसे लागू किया गया, जिसका उद्देश्य वन्यजीवों और वनस्पतियों के नमूने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में खतरे न डालें, इसके संदर्भ में आता है। इसमें 184 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और यह माइक यानी कि हाथियों की अवैध हत्या निगरानी कार्यक्रम के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जो कि हाथियों के मौत के स्तर और रुझान और कारणों की पड़ताल की जाती है, जिसमें भारत में 10 साइट्स कार्यक्रम जो है वह माइक कार्यक्रम का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में, कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर एक आकलन रिपोर्ट जारी की हुई है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में कि प्रजातियां जो होती हैं स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, मूल प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जो कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती है और उनका प्रसार करती हैं। विदेशी प्रजातियों में प्राणी, पादप, अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं, जो कि नए क्षेत्र में प्रवेश और मानव गतिविधियों द्वारा जाने अनजाने में होता है। अब आता है इसके वैश्विक प्रयास जो किए गए हैं, कि पहला तो आता है आक्रामक प्रजातियों के संबंध में विशेष समूह, जो कि आक्रामक प्रजातियों के संबंध में वैज्ञानिक और नीति निर्माण करने में विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसका गठन 1994 में किया गया था, और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन द्वारा गठित किया गया था। जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी विज्ञान मंच के बारे में, कि एशिया है एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, जिसका गठन 2012 में हुआ था। इसके अंतर्गत आता है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, जो कि जिसकी बैंकॉक में 32वीं सत्र के दौरान इसकी भारत के 2 वर्षों के लिए से एकीकृत कीट प्रबंधन पर एक स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया। ये जो है यह APPC मतलब कि एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसको एशिया प्रशांत क्षेत्रों में देशों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा देना होता है। अब आता है सुर्खियों में रही आक्रामक प्रजाति। पहली आती है प्रोसोपिस चिलेंसिस, जो कि एक अध्ययन के अनुसार प्रोसोपिस चिलेंसिस मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीपों में देश वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें विदेशी वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है। भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि आर्कटिक प्रदेश में प्रवास करने वाले तटीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण अधिवासों में से एक है। यह शुष्क क्षेत्रों का एक सूखा प्रतिरोधी वृक्ष भी होता है, जो कि दक्षिण अमेरिका के 4 देशों अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली और पेरू की स्थानिक प्रजाति भी होती है।
गम्बूशिया या मॉस्किटो फिश, जो कि एक अध्ययन के अनुसार 2 आक्रामक प्रजातियां भारत में अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में फैल गई हैं। इन दोनों प्रजातियों का नाम गम्बूशिया एफिनिस और गम्बूशिया होलोफुर्की है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल प्रजाति है। कॉर्नोकॉर्पस वृक्ष, जो कि एक आक्रामक मैंग्रोव प्रजाति है, जिसे हाल ही में गुजरात सरकार ने उगाने पर प्रतिबंध किया है। तेलंगाना सरकार के द्वारा भी इस पर रोक लगा दी गई है। अब आता है लुंडविगिया पेरुवियाना, जो कि एक आक्रामक खरपतवार है, जिसे तमिलनाडु में हाथियों के पर्यावास और चारागाहों को नुकसान हो रहा है। यह हिल स्टेशन के अधिकतर दलदलों तक फैल गया है, जिसे स्थानीय रूप से वायल कहा जाता है। यह एक प्रिमरोज ब्लो भी इसे कहा जाता है, जो कि पेरू सहित मध्य और दक्षिणी अमेरिका की स्थानिक प्रजातियों में से एक है। रेड फायर चींटी जो है यूरोप में पहली बार पाई जाती है। इसका मूल क्षेत्र दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कैरिबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब आता है संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट के बारे में कि IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की एक अपडेटेड रेड लिस्ट जारी की हुई है। यह अपडेटेड रेड लिस्ट के मुख्य बिंदुओं पर देखा जाए तो यह लगभग 44,000 प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2000 से अधिक है। सैगा हिरण को क्रिटिकल इंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन की श्रेणी में रखा गया है और यह हिरण की प्रजाति पिछले हिमयुग के अस्तित्वमान के अंतर्गत आती है। केरल में 4 ताजे जल की भूमिगत मछलियां प्रजाति को शामिल किया गया है, जिसमें इंडेंजर्ड के अंतर्गत साहेजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड केप कैटफिश, पेंजियो भुजिया और बल्रेवल में गोलम स्नेकहेड आती हैं। रेड लिस्ट के बारे में जाने तो यह विश्व की जैव विविधता स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, जो प्रजातियों के प्रसार क्षेत्र, उनकी आबादी, पर्यावास एवं पारिस्थितिकी उपयोग, व्यापार खतरों तथा संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें कई प्रजातियों के सक्षम जोखिम को निर्धारित करने हेतु कुछ मानदंड दिए गए हैं, जैसे आबादी में कमी, सीमित भौगोलिक सीमा, छोटी और घटती आबादी, बहुत छोटा या सीमित पर्यावास, विलुप्त होने के जोखिम का मात्रात्मक विश्लेषण आदि इसके अंतर्गत आता है। IUCN की लाल सूची में शामिल श्रेणियां आती हैं, जैसे नियर थ्रेटेड, इसमें डेटा डिफिशियंटेड, ये प्रमुख तरीके की प्रजातियां आती हैं जिनको अलग अलग तरीके से इसमें संदर्भित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के बारे में, जिसका गठन जो है वह 1948 में किया गया है। IUCN का मुख्यालय गिलैंड स्विट्जरलैंड में है और इसका प्रमुख कार्य सतत विकास को आगे बढ़ाना और एक ऐसे न्याय संगत विश्व का निर्माण करना है जो प्रकृति के महत्व को समझे, उनका संरक्षण करे, जिसमें सरकार और नागरिक दोनों इसके सदस्य होते हैं। अब आता है सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र के बारे में। सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, लेमरू हाथी रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलाकड़ टाइगर रिजर्व या कलाकड़ मुथुनथुराई टाइगर रिजर्व, मुकुरथी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान और कालतालुंदी बल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व। चलिए तो एक एक करके एक के बारे में जानते हैं, जिसमें पहला आता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का कामलांग टाइगर रिजर्व, जो कि एक गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पहली बार बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी भौगोलिक अवस्थिति में देखा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में अवस्थित है। यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय पाई जाती है और यहाँ गिलो झील इसी रिजर्व में स्थित है। यह वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है, जिसमें कमलांग, तवा और लंग नदियाँ पाई जाती है और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर हिम तेंदुआ, क्लोडेड लेपर्ड, बाघ, हिमालयन पाव, श्वेत हॉर्नबिल आदि यहाँ की प्रमुख प्राणी जात आती है। अब आता है असम का बुढ़ा छापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह जो अभ्यारण्य है, यह 40 साल बाद इस अभ्यारण्य में गैंडे की वापसी हुई है। भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह असम के सोनितपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह असम के मध्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य का एक स्थित हिस्सा है, जो कि यह टाइगर कांजीरंगा टाइगर रिजर्व को अधिसूचित बफर क्षेत्र भी होता है। छत्तीसगढ़ का लेमरू हाथी रिजर्व, जो कि कोयला मंत्रालय ने लेमरू हाथी रिजर्व में कोयला खदानों को डी नोटिफाइड करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और यह हाथी उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करते रहते हैं और इस क्रम में मानव और हाथियों के बीच संघर्ष की घटनाएं घटती हैं। इसी मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व बनाया गया है और यह रिजर्व हसदेव अरण्य वनों का हिस्सा है। वह हसदेव अरण्य राज्य के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ों के तौर पे जाना जाता है।
नेक्स्ट आता है झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व चीतलों के लिए एक 4 सेप्ट स्नेल एज सेंटर का निर्माणाधीन है। इसमें पलामू टाइगर रिजर्व एक छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा होता है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल होता है। यहाँ पर उत्तरी कोयल, औरंगा और बूढ़ा नदी है और यहाँ की वनस्पति नम एवं सूक्ष्म द्वीपीय साल, एंगल एवं सूक्ष्म बांस के झुरमुट आते हैं। अब आता है मिजोरम। मिजोरम का दम्पा टाइगर रिजर्व, जो कि एक मेढक या टॉड की एक नई प्रजाति की यहाँ पर खोज की गई है। एबिफोइड्स भूपति नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय सरीसृप विज्ञानी सुब्रमण्यम भूपति के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह मिजोरम के पश्चिमी भाग में लोसाई पहाड़ी में स्थित है, जो कि पश्चिम में यह बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके से घिरा हुआ है। अब आता है केरल का कडलुंडी बल्लीकुन्नू, जो कि कडलुंडी नदी के पंख मैदान इकोसिस्टम में सिकुड़ने से तटीय पक्षियां यहां से दूर हो रहे हैं और इनकी भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो यह केरल राज्य में स्थित है। अब आता है सामुदायिक रिजर्व, जो कि यूनानी व्यापारी जब यहाँ आए थे तो इन्होंने टिंडिस नाम से इन्हें पुकारा था। यह भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है, जिसके बारे में यह एक संरक्षित क्षेत्र भी होता है, जो कि इस संरक्षित श्रेणी में पहली बार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के जरिए इसे प्रस्तुत किया गया था। इसे सामुदायिक रिजर्व अधिसूचित राज्य राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों और आरक्षित और संरक्षित वनों के लिए बफर जोन गलियारे के रूप में यह कार्य करता है। उड़ीसा के अंतर्गत आता है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। उड़ीसा के वन्यजीव अभ्यारण्य में यह उच्च शिकार घनत्व दर्ज किया गया। यहाँ पर महानदी पर बने हीराकुंड बांध के जलाशय के पास यह स्थित है और यहाँ सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि केंद्र सरकार ने मेलिनिस्टिक टाइगर केवल उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही देखे गए हैं। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 16 बाघों में से 10 बाघ मेलिनिस्टिक काल के हैं तथा ट्रांसमेम्ब्रेन अमीनो पेप्टिडेज क्यू नामक जीन के सिंगल म्यूटेशन के कारण कुछ भागों में चौड़ी धारियाँ विकसित हो जाती हैं, जिन्हें ब्लैक टाइगर कहा जाता है। इनकी अवस्थिति के संदर्भ में आता है कि यह मयूरभंज जिला में उड़ीसा में स्थित है और 2009 में इसे यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र इसमें शामिल हैं, जो दुनिया में केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलिस्टिनिक बाघों की संख्या बढ़ गई है और इनकी नदियां यहाँ पर बुधावलंगा, सालंगी, बैतरणी नदी और इनकी अन्य सहायक नदियाँ सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। तमिलनाडु मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी। यह तमिलनाडु राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यह नीलगिरी जैव अभ्यारण्य का हिस्सा है, जो कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में लगती है। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल का महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी शामिल है। अब आता है कलक्कड़ मुदनतैरी टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि वनस्पति और जीवों की रक्षा के लिए KMTR के अंदर बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है, जहां पर 2 अभ्यारण्यों से मिलकर बना है, जिसमें आता है कलाकड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुदनतुरई बाघ अभ्यारण्य को मिलाकर यह बना हुआ है और यह बीरापुरी किलामलाई रिजर्व का वन का भी हिस्सा है। अब आता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु वाले हिस्से में होता है। भौगोलिक अवस्थिति में देखा जाए तो यह दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है। यह रिजर्व मालासर, माले, सरासर, मलासर, काडर, एरावलर, पुलेवर, बुधवर नामक 6 जनजातियों का हिस्सा है, निवास स्थान है, जिसमें कैट्स को मान्यता दी गई है। अब आता है उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि को सेना को और ITBP को देने का निर्णय लिया है, जिसमें भौगोलिक अवस्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखा जाए तो इसकी अवस्थिति उत्तरकाशी जिले में या भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है। यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ लगा है और इस तरीके से इस संरक्षण की निरंतरता बनी रहती है और यह वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है और इसका उद्यान के भीतर गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर भी मौजूद है। अब आता है उत्तर प्रदेश में आता है दुधवा टाइगर रिजर्व। यह बफर जोन में मादा रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाया जाता है। इसकी अवस्थिति भारत और नेपाल की सीमा के बीच है। यह दुधवा टाइगर रिजर्व के 2 अभ्यारण्य किशनपुर और कतरनिया घाट इसमें शामिल है। इसमें कैट्स से मान्यता प्राप्त है, जो कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में शामिल है। अब आती है सुर्खियों में रही प्रमुख प्रजातियाँ। सुर्खियों में रही प्रमुख प्रजातियों में आती है स्थलीय प्रजातियाँ।
स्थलीय प्रजातियों के अंतर्गत पहली आती है हंगुल या कश्मीर स्टेक के बारे में। कश्मीरी स्टेक में हाल ही में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और साइट्स की परिशिष्ट 1 में प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में यह शामिल है। हंगुल जो है वह मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उपप्रजाति होती है, जो कि कश्मीर और इसके आसपास क्षेत्रों में स्थानिक प्रजाति के रूप में रहती है। यह जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमालय क्षेत्र की उत्तरी ऊंची घाटियों में, नदी तटीय संघर्ष वनों में, पहाड़ों पर पाई जाती है और कश्मीर में मुख्य रूप से डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अब आता है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर जो है वह तमिलनाडु सरकार से नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। नीलगिरी तहर की IUCN की स्थिति में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम स्पीसीज प्रोग्राम के तहत यह 22 प्रजातियों में शामिल है। नीलगिरी तहर भारत के अन्य समान खुर वाली 12 प्रजातियों में से दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुर वाली प्रजाति है। इसे स्थानीय रूप से वयनाडु कहा जाता है, जो दो महाकाव्य शिल्पाधिकारकम और शिव कासिदमणि की नीलगिरी तहर का वर्णन किया गया और इनका पर्यावास पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति के रूप में हो और इसके लिए इस रावकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों में यह स्थित है। अब आता है संघाई हिरण। संघाई हिरण जो है मणिपुर सरकार ने इसमें आशंका प्रकट की है कि लोकटक झील में जल विद्युत परियोजनाओं में संघाई हिरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा है कि इसे IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। वो साइट्स के परिशिष्ट फर्स्ट के अंतर्गत प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत शामिल 22 प्रजातियों की सूची में यह शामिल है। इनकी विशेषताओं को देखा जाए तो यह मध्यम आकार का हिरण होता है, जो कि अनोखों सींगों के लिए जाना जाता है। इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। क्योबल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान संघाई हिरण का एक प्राकृतिक पर्यावास है, जो कि लोकटक झील पूर्व उत्तर भारत की ताजा सबसे बड़ी झील है, जो कि यह तैरते हुए बायोमास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुमदी कहा जाता है। रामसन कन्वेंशन के तहत यह लोकटक झील के अंतर्राष्ट्रीय महत्व में आर्द्रभूमि के रूप में इसे नामित किया गया था। इनका संरक्षण मणिपुर का एक राज्य पशु के रूप में किया गया। अब आता है पेंगोलिन। पेंगोलिन जो है